साथ पढ़ रही हूँ निर्मल वर्मा की एक किताब हर बारिश में, जो कि एक यात्रा वृत्तांत, एक संस्मरण, एक रिपोर्टाज का संग्रह है। और मैं आज इसका तीसरा चैप्टर पढ़ूँगी। पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं वो मैं आपके साथ पढ़ चुकी हूँ टिप्पणी के साथ। आज मैं तीसरे की शुरुआत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है यूरोप में भारतीय। किसी देश के सांस्कृतिक वातावरण के बारे में एक विदेशी की धारणा स्वयं उस देश के कला पारखियों के दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। इसका अनुभव मुझे भारत में भी उतने ही अधिक बार हुआ है जितना यूरोप। यह अनुभव अपने में काफ़ी संकोचजनक हो सकता है। जो लेखक हमें पसंद आते हैं वे उस देश में या कम से कम उस देश की नई पीढ़ी के लिए काफ़ी पुराने पड़ चुके होते हैं। यह उनकी परंपरा का ऐसा अभिन्न अंग बन चुके होते हैं जिनकी चर्चा करना अरुचिकर नहीं तो अप्रासंगिक अवश्य माना जाता है। कल्पना कीजिए, दिल्ली की किसी साहित्यिक गोष्ठी में कोई अमेरिकी सज्जन किसी ऐसे भारतीय लेखक की चर्चा करने लगे जिसे उन्होंने हाल ही में अंग्रेजी में खोजा है और जिसे आपने पढ़ा भी नहीं। आपको शायद उनका उत्साह मैं अपनी छींक रोकने की कोशिश करती हूँ और हल्की सी माफ़ी चाहती हूँ। आपको उनका उत्साह उतना ही अरुचिकर जान पड़ेगा जितना उन्हें आपकी उदासीनता है। यह ज़रूरी नहीं है कि उन अमेरिकी सज्जन की साहित्यिक रुचि घटिया या सतही ही हो, बल्कि अक्सर होता यह है कि भारतीय साहित्य का मूल्यांकन करते समय अनेक पश्चिमी लेखकों के भीतर एक नकली सेंसर काम करने लगता है और ये अपनी कलात्मक कसौटी कुछ देर के लिए ताक पर रख देते हैं। लेकिन यह सेंसर एक तरफा नहीं है, स्वयं हम भारतीय उसका शिकार है। इसका अनुभव पहली बार मुझे यूरोप में हुआ। यहाँ यूरोप से मतलब है इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों से। अंग्रेजी साहित्य की खिड़की से यूरोपीय साहित्य का अवलोकन करना उतना ही भ्रामक हो सकता है जितना अमेरिकी दृष्टि से भारतीय साहित्य का मूल्यांकन करना, क्योंकि दोनों दृष्टियाँ गैर साहित्यिक पूर्वाग्रहों से धुंधली पड़ जाती हैं। यह दिलचस्प चीज़ है कि अनेक भारतीय बुद्धिजीवी यूरोप आते वक्त भारतीय कसौटी को तो पीछे छोड़ आते हैं, या वह कसौटी जिसे वे भारतीय समझते हैं, लेकिन अपने असबाब में अंग्रेज़ी दृष्टि को, या जिसे वे अंग्रेज़ी दृष्टि समझते हैं, रखना नहीं भूलते। अगर वे इंग्लैंड आएँ तब तो खैर इसके सहारे वे अपने को सुरक्षित समझ लेते हैं, किंतु इंग्लैंड के बाहर मुझ जैसे भारतीय के लिए यह अंग्रेज़ी दृष्टि बहुत जल्दी ही एक बोझ और व्यवधान बन जाती है। एक ऐसा अंदरूनी सेंसर जो और भी अधिक घातक है क्योंकि हम उससे अवगत नहीं हैं। प्राग में कुछ वर्ष रहकर मुझे यह बात बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हुई है कि किसी देश के सांस्कृतिक वातावरण का सही मूल्यांकन और रसास्वादन करने के लिए इस अंदरूनी सेंसर की हत्या करना आवश्यक है। बेशक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी हत्या कर देने के बाद उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। उसका प्रेत अलग अलग देशों में आपका पीछा कर सकता है। इतना खूबसूरत है ये बिंब प्रेत का यहाँ। और मैं यहाँ एक बात साझा ये करना चाहती हूँ कि मेरे लिए भी प्रेत भूत का अर्थ कई बार इसी तरह के प्रेत होते हैं जो
होते, वो तो खैर प्रेत होते ही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसी धारणाएं, ऐसी रूहियाँ, ऐसी परंपराएं, या ऐसी विचारधाराएं, या ऐसे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स, या ऐसे आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, है ना, जिनको आप बार बार हटाते हैं और वो हटते नहीं और प्रेत की तरह चिपके रहते हैं। इन सारे थीम्स को लेकर मैं अभी भूतों पर एक कहानी संग्रह का संपादन कर रही हूँ, जिसमें कई तरह के भूत की चर्चा है। एक तो वो जो प्रेतात्माएँ होती हैं, और दूसरे तरह के भूत भी, दूसरे तरह की अंधविश्वास भरी हमारी जो रस्में हैं वो, और बहुत सी इसमें बातें आएंगी। तो यहाँ पे लेकिन वो भूत एक ऐसे आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, एक ऐसे फिल्टर का भूत है जिससे हम अपनी सोच को मुक्त करना चाहते हैं और वो हो नहीं पाता। तो खाँचों से बाहर निकलकर सोचने की बात है, उस सेंसर की प्रकृति क्या है और क्यों हम भारतीय बुद्धिजीवी ही इससे इतना अधिक ग्रस्त रहते हैं। यहाँ मैं अपने अनुभव से ही एक अन्य बात कहना चाहूँगा जो शायद इस प्रश्न को समझने में मदद कर सके। यूरोप की यात्राओं के दौरान मुझे जितना अजनबीपन दूसरे देशों में महसूस हुआ, उतना इंग्लैंड में नहीं। तो है ये कहावत है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना, लेकिन वो आपको कंफर्ट भी तो देती है। आप जहाँ बिल्कुल नई जगह पे, अजनबीपन तो बहुत होगा, और जहाँ अगर आप भाषा भी शुरू में नहीं समझते और संस्कृति नहीं समझते तो खैर। बाद में मुझे यह तथ्य काफ़ी स्वाभाविक जान पड़ा। हम आज भाषा शक्ति की रौ में आकर अंग्रेज़ी को चाहे कितनी गालियाँ क्यों न दे दें, हकीकत यह है कि एक मध्य वर्गीय भारतीय बुद्धिजीवी के संस्कार अंग्रेज़ी संस्कृति या साहित्य के साथ जितने जुड़े हैं, उतने किसी अन्य देश के साहित्य या संस्कृति के साथ नहीं। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत रूसी साहित्य का प्रभाव है। रूसी साहित्य एक लंबे समय से हिंदी में अनुवादित होकर हम तक पहुँच रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ वही बात है कि हम अब भी रूसी साहित्य में उन्हीं क्लासिक्स को पढ़ते हैं जिसकी इन्होंने अभी चर्चा की। उनके लिए भी चेखव आज ईश्वर ही है, उनके लिए भी कुप्रीन आज उतने ही प्रिय हैं। टॉल्स्टॉय की तो बात ही छोड़ दीजिए, और गोर्की मतलब और तमाम लोगों की। लेकिन हम उन्हीं क्लासिक्स की बात करते हैं, अभी जो समकालीन है उनकी नहीं करते। और यही मुझे अपने अनुवाद के अनुभव में लगा कि मैंने उनको तलाशा जो अभी समकालीन लेखक हैं, और मैं ये जानना चाहती थी कि इन भाषाओं में समकालीनता में क्या लिखा जा रहा है। और ये मेरे लिए बहुत नायाब और खूबसूरत अनुभव रहा दोस्तों। मैंने फेसबुक पर अनेकों मित्र बनाए यूरोप के देशों में, और बहुत से मित्रों से के आगे परस्पर अनुवाद का प्रस्ताव रखा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि पेन फ्रेंडशिप की तरह वो मेरे मित्र बने और हमने अनुवाद शुरू किया। और अभी मेरे पास अनुवाद के इतने प्रोजेक्ट्स हैं टच में। और आप दुआ दें कि वो तमाम मुकम्मल हो जाए, और मुकम्मल हो जाए, यानी अनुवाद तो हम कर ही रहे हैं अच्छे प्रकाशकों से। उनकी भी किताब यहाँ छपे हिंदी में, और हमारे भी वहाँ अच्छे प्रकाशकों से अनेकों भाषाओं में। तो आपकी दुआएं रहें, और आशीर्वाद जो मेरे बहुत प्यारे गुरु हैं जिनसे मुझे बहुत स्नेह मिला। अब मैं अभी फ़िलहाल उस कहानी में नहीं जाऊँगी, लेकिन सिर्फ ये कि कभी कभी किसी की किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम सचमुच बातें ही कर रहे हैं, है ना, इसमें डरने की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा उत्साहित हुई और मुझे लगा कि मैं ये कहना चाहती हूँ। मैंने यह देखा है कि एक जापानी साहित्यकार जहाँ यूरोप के हर देश में अपने को सहज स्थिति में पा लेता है, वहाँ एक भारतीय बुद्धिजीवी केवल इंग्लैंड में।
लंदन के हर कोने में हम जॉनसन की पब या डिकन्स के पात्र आज भी ढूंढ सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा आधुनिक हुए तो हमें शाम को देखकर मेज़ पर लेटे क्लोरोफॉर्म से बेहोश मरीज एलियट की याद भी आ सकती है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अंग्रेज़ी साहित्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, बल्कि इसलिए भी कि पिछले 200 वर्षों से हमें इंग्लैंड के अलावा किसी अन्य देश के साहित्य से परिचय प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। और यही चीज़ मैंने भी हासिल की है फेसबुक के माध्यम से, जिससे मुझे बहुत खुशी है। अगर वो होते तो मैं अभी उनको दौड़ कर जाकर बताती कि देखिए मैंने ये किया और मुझे इसकी बहुत खुशी है। जब कभी मिला भी है तो वह भी अंग्रेज़ी अनुवादों द्वारा, जिसकी अपनी घोर सीमाएँ हैं। ये तो है। मैंने रोमानियन, स्पेनिश, चेक और भी बहुत सी यूरोपीय भाषाओं के कवियों को अनुदित किया है, और अभी करने जा रही हूँ स्वीडन के भी एक कवि का किया है, सबके अंग्रेजी से। अब फिर से करने जा रही हूँ स्वीडन के एक कवि को, पोलिश कवियों को, और बदले में इन सारे लोगों ने भी मेरी कविताओं का अनुवाद किया अपनी भाषा में। तो मेरी तो वो मूल अंग्रेज़ी की कविता है, लेकिन मैं ज़्यादा हिंदी में लिखती हूँ, फिर भी अंग्रेज़ी में भी लिखती हूँ, और दिनानुदिन दोनों में। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ हिंदी में वो सारी बातें कहना जो मैं कहना चाहती हूँ आधुनिकता की, भले ही उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़े, क्योंकि मैं उस 80% जनता की बात नहीं कर रही जो कि बहुत संघर्षरत है झुग्गियों में। मैं मध्यवर्गीय संघर्षों की बात कर रही हूँ। मैं एक समय की बात कर रही हूँ जहाँ लड़कियों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ एक नए ढंग से उभर कर आ रहा है, और वे कहीं ना कहीं परंपरा से भी बनी है, कहीं वे स्वतंत्रता भी चाहते हैं। तो बहुत सी बातें हैं दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल बात के अनुवाद में अंग्रेज़ी की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार और अंगीकार करते हुए भी उसका अपना लुत्फ़ है, ये मैं कहना चाहूँगी। इसलिए कि अगर कभी आपके सामने ऐसा मौका आए तो उसे दोनों हाथों से आलिंगनबद्ध कीजिएगा। पहले जो ज्ञान ज़बरदस्ती हमारे गले के भीतर उतारा गया था, आज वह हमारे संस्कारों और आत्मा का सहज अंग बन चुका है। यह परंपरा खेदजनक नहीं है, अपने ढंग से भारत के नव जागरण आंदोलन में इसका गहरा योग रहा है। खेदजनक यह बात है कि एक तरफ हम अपने इन अंग्रेज़ी संस्कारों को ठुकराते हैं और दूसरी तरफ अनिवार्य रूप से उनके बंदी हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी बंदिनी हूँ। मुझे तो लगता है कि 1829 में अगर सती रोकने वाला एक्ट पास नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन बावजूद उसके हमारे यहाँ मतलब अभी भी जिस तरह से वो करवा चौथ के अंदर से यशपाल की उस कहानी के लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, अभी भी जिस तरह से मतलब सुहाग की पूजा और विवाहिता की पूजा होती है, और सिंगल वुमेन को समझा जाता है कि इनका तो मतलब लिखना भी शायद उतना सार्थक नहीं। ये क्या सिंगल मतलब अगर आप ब्रेकअप पे सिंगल वुमन पे सिंगल उस पर बीते हुए अतीत पे कविता सुनाएं तो कोई मतलब नहीं है। आप केवल एक शाश्वत प्रेम की गाथा गाएं। खेदजनक यह है कि एक तरफ हम अपने अंग्रेज़ी संस्कारों से को ठुकराते हैं और दूसरी तरफ उनके बंदी हैं। परिणाम स्वरूप जिस अंग्रेज़ी ज्ञान को हम बड़े गर्व से एक उपलब्धि के रूप में यूरोप में लाते हैं, वही ज्ञान एक सीमा के बाद स्वयं यूरोपीय संस्कृति को समझने में बाधक बन जाता है। हम उस जापानी बुद्धिजीवी की तरह अपने को सहज और वर्जना मुक्त स्थिति में नहीं पाते, जिसने यूरोपीय संस्कृति को अपनी भाषा और परंपरा के माध्यम से तोला परखा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इस वर्जना की ज़बरदस्ती कहीं भीतर दबा सकें, किंतु महज दबाने से कोई संस्कार दबता नहीं, उल्टे वह एक सेंसर की तरह हमारे भीतर हमेशा चालू रहता है। व्यंग्यात्मक स्थिति यह है कि अंग्रेज़ी हटाओ जैसे आंदोलनों ने इस सेंसर को खत्म करने के बजाय उसे गहरी अपराध भावना में परिणत कर दिया है। अंग्रेज़ी
अंग्रेज़ी हटाओ की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि हिंदी से प्रेम करो और अपनी भाषा से। अब मुझे आज भी कुछ ऐसे दक्षिण भारतीय हैं। मुझे एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक तुलू डॉक्टर मिला जिसके साथ मैंने 6 महीने लगभग बातें की, जो कि मतलब लंदन में था। और वो व्यक्ति हमेशा मुझे इतनी एंटी हिंदी बातें करता था। मुझे उसके साथ अंग्रेज़ी में बातें करने का कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल कन्वर्ट, तुम्हें नहीं है हिंदी सीखनी है तो मत सीखो। लेकिन इतना एंटी हिंदी क्यों है वो, ये मैं अभी तक नहीं बता सकी, सिवाय इसके कि सबके अपने अपने ब्लॉक्स होते हैं, सबके अपने अपने सेंसर्स और फिल्टर्स होते हैं। वो खुले मन से चीज़ों को स्वीकारते नहीं। अब मैं तो तुलु और कन्नड़ सीखूँगी नहीं, लेकिन हिंदी फिर भी मैक्सिमम लोगों की इस देश की भाषा है, कुछ तो उसका महत्व होना ही होगा और होना ही चाहिए। फाइनली आई हैव सेड इट। यह सेंसर किस अजीब ढंग से काम करता है उसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपना ही एक उदाहरण देना चाहूँगा। कुछ वर्ष पहले जब मैं प्राग आया था, मैं स्वाभाविक रूप से उन लेखकों और कवियों के प्रति आकर्षित हुआ जिनकी रचनाएं मैं अंग्रेज़ी अनुवादों में पढ़ चुका था। एक तरह से वे मेरी एंग्लो इंडियन सांस्कृतिक धारा के अनुकूल थी। यूँ भी एक भारतीय के लिए यह सबसे आसान बात होती है कि यूरोप आने पर वह आंखें मूंद कर अंग्रेज़ी कसौटी पर हर चीज़ को परखने का दावा करता है। इस सृष्टि से वह आधुनिक होने के बावजूद हमारे पुरखों से अलग नहीं, जिनके लिए इंग्लैंड विलायत था, विलायत भारत के बाहर की समूची दुनिया। इसका बड़ा फ़ायदा यह भी है कि अलग अलग देशों की विशिष्ट आत्मा को समझने में जिस मानसिक चेष्टा की ज़रूरत पड़ती है, हम उससे छुट्टी पा लेते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास उस समय हुआ जब मैंने देखा कि समकालीन चेक साहित्य का जीवंत एडवेंचर एक ऐसी जगह पर हो रहा था जहां प्रवेश करने के लिए मेरा एंग्लो इंडियन पासपोर्ट किसी काम का नहीं। उसका स्वाद चखने के लिए यह ज़रूरी था कि मैं अपने पुराने हीप बंधे स्वादों से छुटकारा पा सकूं, किंतु इससे भी अधिक यह ज़रूरी था कि मैं उस नक्शे से मुक्ति पा सकूं जहां चेक संस्कृति के दिशा संकेत अंग्रेज़ी अनुवादों द्वारा अंकित किए गए थे, जिनसे शायद एक अंग्रेज़ टूरिस्ट को तो मदद मिल सकती थी, किंतु जो मुझे सिर्फ गुमराह कर सकते थे। क्या बात करनी है ना? और इसके बाद ये बात लंबी खींचेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए मैं यहाँ विराम देती हूँ। एक अद्भुत किताब है दोस्तों, हर बारिश में।